गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं शेखर सेन आज आपको फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट बताऊंगा। जो है जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट जो है मिल चुका होगा, तो आज जो है सेकंड पार्ट आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट। तो जो है सेकंड पार्ट आपका रहेगा वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें पहली हेडिंग आज की क्लास में मिलेगी आपको वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो उस दिन हमने पहली क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू ही जो है सारा कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये सभी चीज़ें जो है वो एक चार्ज पार्टिकल या फिर जो है एक चार्जों के ग्रुप के द्वारा प्राप्त होती हैं हमें। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र अगर हम देखें तो किसी एक आवेश या आवेशों के समूह का एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल होगा या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे और उन चार्ज पार्टिकल के कुछ निश्चित क्षेत्र में दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आएगा। अगर वो आ रहा तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो है अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्टिव फोर्स का जो अनुभव करेगा वही जो है एक मतलब जहाँ से फील करना स्टार्ट कर देगा कोई एक अदर चार्ज पार्टिकल, उस एरिया को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू कूलाम का रखा हुआ है। ठीक है, और इससे एक आदर्श से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। एक आदर्श से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी यहाँ से, और मान लिया इतने एरिया में ये अपना क्या बना रही हैं? एक एक्सपेंस कर रही हैं। और यहाँ से कोई माइनस क्यू कूलाम का एक चार्ज पार्टिकल मान लिया प्रेजेंट यहाँ पे है, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज का जो है वो अट्रैक्शन जो होगा या जो है रिपल्शन होगा वो फील नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल उठ के यहाँ पर आएगा तो अब माइनस क्यू कूलाम अब यहाँ पे आ गया, अब माइनस में है और यहाँ पे पहले से रखा हुआ है क्या? प्लस क्यू कूलाम का। तो माइनस और प्लस क्या करेंगे? आपस में देखें तो ये अदर नेचर के हो जाएंगे, और अगर जो है कि सेम नेचर के नहीं हैं, अपोजिट नेचर के हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्योंकि उस दिन हमने बताया था कि सेम नेचर के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, और जो है अपोजिट नेचर के अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो उनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू कूलाम और प्लस क्यू कूलाम होने के कारण नेचर देखें तो अपोजिट हैं, और नेचर अपोजिट होने का रीज़न ही क्या करेगा? इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, अर्थात इन दोनों में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको बताया गया कि किसी वैद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ये किस पे डिपेंड करेगा? ये चार्ज पार्टिकल की प्रकृति यानी नेचर पे डिपेंड करेगा कि कैसे नेचर का चार्ज पार्टिकल पहले वाले चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यही पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये वैद्युत बल रेखाएं जो कि आदर्श से होती हैं, अभी आपको आगे वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? एक प्रकार से फोर्स ही तो अप्लाई कर रही हैं, और वो फोर्स किस पर अप्लाई कर रही हैं? जो चार्ज पार्टिकल पहले वाले चार्ज पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में आया है। ठीक है, तो ये इस पर एक जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लिया यहाँ पे F न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, और पहले से चार्ज पार्टिकल क्या है? क्यू कूलाम है। और यहाँ से अगर हम वैद्युत क्षेत्र को देखें तो वैद्युत क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं ई वेक्टर से। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे ई वेक्टर से, और ई वेक्टर अगर हमने कहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या है? एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्यू कूलाम का आवेश, F न्यूटन का फोर्स और E वेक्टर क्या है? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो प्रदर्शित करने पर अगर हम देखें तो E वेक्टर तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में यानी इसकी जो इंटेंसिटी होगी, कितनी तीव्रता से ये पहले वाले चार्ज पार्टिकल से कितनी तीव्रता से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही और कितनी जल्दी इसको जो है आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं जो दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले वाले के कांटेक्ट में आया है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो कितनी तीव्रता से यानी कितनी जल्दी उसको क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वो तीव्रता ही क्या कहलाएगी, इस वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अभी आपको आगे डिफाइन किया जाएगा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ से बताया गया है कि ई वेक्टर तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्यों आवेश पर वैद्युत बल, यानी ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या फोर्स होगा, तो एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है, ये क्यू इंटू ई वेक्टर आपको बताया गया है। तो यहाँ से अगर हम एफ को देखें तो एफ जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, क्यू जो है वो चार्ज हो जाएगा और ई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो एफ का क्या लिया जा रहा है, मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, तो एफ वेक्टर बराबर एफ ही होगा। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर चर या अचर पद का हम परिमाण ले लें, ठीक है, तो वो परिमाण से जब भी बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो अंदर क्या हो, निगेटिव हो। जैसे मान लिया हमने यहाँ से माइनस क्यू और यहाँ पे मॉड लगा दिया, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ किया गया है कि अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहाँ से एफ वेक्टर बराबर क्यों ही हो जाएगा। ठीक है, और एफ वेक्टर की जो दिशा है वो धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। आपको पहले भी बताया गया है कि जो निगेटिव चार्ज होगा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी उनकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की ओर होगी जो है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन किया जाए तो डिफ़ाइन करने में आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे मान लिया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, बाहर की ओर होगी। ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की ओर है। अभी यहाँ पे अगर हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दें तो मान लिया हमने रख दिया माइनस क्यू कूलम का, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आदर्श से होती यानी हमें दिखाई नहीं पड़ती, केवल इनको फील किया जा सकता है। ये जैसे निगेटिव चार्ज हमने रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की ओर है। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि एफ वेक्टर की दिशा धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की में तथा ऋणावेश में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती हैं। मतलब जो है निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से इफेक्ट पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा जो है अगला नेक्स्ट पेज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये आज आपको इसमें जो है नेक्स्ट स्ट्रेंथ में बताया जाएगा। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ से जो है आपको बताया जाएगा कि तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम देखें तो वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आप सभी प्यारे बच्चों से यही एक प्रकार से निवेदन है हम लोगों का कि आपके लिए हम लोग अगर जो है कंटेंट प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं तो आप जो है अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको हमारी सभी क्लासों की जो PDF है ये नोट्सें आपको प्रोवाइड हो जाएँ। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा बने। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने आपको वैद्युत क्षेत्र में बताया था कि किसी भी आवेश या फिर आवेशों के समूह, किसी भी एक सिंगल आवेश ले लें या फिर बहुत सारे आवेशों का एक प्रकार से क्या हो, ग्रुप हो। ठीक है, जिसको कहते हैं एक ग्रुप ऑफ चार्ज यानी आवेशों का निकाय। ठीक है, तो किसी भी एक आवेश या फिर आवेशों के समूह से में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमें उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये होता है कि मतलब एक आदर्श से बल लगता है किस पर, जब उसके कांटेक्ट में दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल या कोई एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी आती है। ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है कि अपना प्रभाव उस पर डालता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बॉडी या एक अदर चार्ज पार्टिकल रखे हुए पहले चार्ज पार्टिकल पर के कांटेक्ट में जब जाएगा तो वो क्या करेगा कि पहला वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो उसका मतलब ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बॉडी या चार्ज पार्टिकल उसके नेचर के अकॉर्डिंग उस पर एक आदर्श यानी जो है बिना दिखाई पड़ने वाला
बिना दिखाई देने वाला एक बल आरोपित करेगा, और वो बल क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। इसमें आपको बताया गया था पिछले वाली हेडिंग में, ठीक है। तो जो ये बल लग रहा है वो कितनी तीव्रता से लग रहा है, ये डिपेंड करता है आवेश जो रखा हुआ है या आवेशों का ग्रुप जो है उसकी पावर पर, कि जितने अधिक कूलाम का आवेश होगा उतना अधिक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोर्स की और एक चार्ज पार्टिकल की, तो चार्ज पार्टिकल कोई फिक्स नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज लेंगे यानी परीक्षण आवेश ले लेंगे, ठीक है। तो परीक्षण आवेश जो लेंगे तो उससे हमें ये क्लियर नहीं रहेगा, एक मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्राप्त होगा वो टेस्ट चार्ज से प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी भी एक पॉइंट पर परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी जो वो टेस्ट चार्ज लिया जा रहा उसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड लेने से हमने अभी आपको बताया है पिछली वाली हेडिंग में कि मैग्नीट्यूड लेने से प्रॉफिट ये रहेगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू अगर निकल रही तो निगेटिव अगर हमें निकालनी है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि मैथ में फॉर्मूला होता है कि प्लस और माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो पॉजिटिव लेने से यही हमें प्रॉफिट रहेगा कि हमें स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। इसीलिए मैग्नीट्यूड यहाँ पर टेस्ट चार्ज का लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज को इंडिकेट करते हैं Q0 से, और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो फोर्स इंडिकेट किया जाता है आपका F से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो है इंडिकेट की जाती है E वेक्टर से। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का क्या लिया जाएगा, रेशियो लिया जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें, तो E बराबर F/Q0, E वेक्टर बराबर F/Q0 हो जाएगा कि E बराबर F/Q0। F जो है वो फोर्स है, Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट जो है वो हमें मिलेगी, देखिए यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट हमें क्या मिलती है, न्यूटन होती है, और आवेश यानी चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी। तो न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। उसके बाद आगे जो है अगर हम देखें कि इसकी विमा क्या होगी, तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है तथा इसका विमीय सूत्र mLT⁻³ A इनवर्स होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से आपको डिफाइन करें कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमें कैसे प्राप्त होगी, तो भैया आपको एक चीज़ ये बता दें कि आप जैसे यूनिट निकाली गई है कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो न्यूटन अपॉन कूलाम हो गया। इसी प्रकार अगर हम इसकी डायमेंशन हम आपको निकाल के बताएं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई, इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन सबसे पहले लेंगे अपॉन चार्ज की लेंगे, तो फोर्स की होती है mLT-2। उसके बाद अगर हम चार्ज की लें तो चार्ज की क्या होती है, AT होती है, क्योंकि आपको पिछली क्लासों में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो A की पावर जो है 1 है और T की पावर 1 है, ठीक है। तो इन दोनों की पावर 1 है, अगर ये हर से ऊपर अंश में जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ से आगे हम थोड़ा सा देखेंगे तो हो जाएगी mLT की पावर mLT की पावर -2। उसके बाद जो है ये दोनों यानी AT क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो मल्टीप्लाई ऊपर जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएंगी, A की पावर क्या हो जाएगी अब -1 हो जाएगी और T की पावर -1 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो गुणा में है और गुणा में दोनों क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे mLT
एल टी की पावर, अब देखो पहले से -2 है और यहाँ से -1 हो जाएगा, इसका मतलब दोनों ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगी, और ए सिंगल है, इसका मतलब ए क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो एम एल टी -3 ए इनवर्स। ठीक है, अगर हम इसकी हम ट्रिक बताएं आपको याद करने की, तो आप डायमेंशन याद करने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर यहाँ से हम डायमेंशन में देखें तो m में क्या है, +1 है, l में +1 है, और t में -3 जो है, यानी माइनस का क्यूब जो है वो माइनस में, और a में इन्वर्स लगा हुआ है और वो भी माइनस का लगा हुआ है। इसका मतलब अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो पॉजिटिव में 1 1 है और निगेटिव में 3 और 1 है, इसका मतलब 11 माइनस का 31, 11 माइनस का 31 हो गया। इस केवल आपको सीक्वेंस याद करना है कि M L T A, ठीक है। उसके बाद पावर आपकी ट्रिक की हो जाएंगी कि 11 माइनस 31, इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से आप ये वाली देख लीजिए, M की पावर हो जाएगी, ये 1 जो है L की हो जाएगी, ये -3 जो है और -3 के बाद 1 है, इसका मतलब ये जो निगेटिव है ये निगेटिव साइन 1 में भी रहेगा, निगेटिव साइन जो है वो आपका 1 में भी रहेगा। तो ये -3 जो लिखा हुआ है वो t के हो जाएगी, और यहाँ से 1 जो लिखा हुआ है वो a में हो जाएगा। लेकिन a के पहले क्या है, 3 है, और 3 के पहले माइनस है, और वो माइनस क्या होगा, 1 में भी होगा। तो M L T A अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर 1 लगा दी गई, यहाँ पे 1 लगा दी गई, यहाँ पे -3 लगा दी गई, यहाँ पे -1, तो आपकी डायमेंशन क्लियर हो गई कि ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो 11 माइनस 31। अगर कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होगी उसका मतलब उसकी विमा क्या होगी, तो आप डायरेक्ट भाई कितनी विमा आप याद करेंगे, इसीलिए आपको ट्रिक से बताया गया है कि 11 माइनस 31, मतलब सीक्वेंस केवल आपको रटना है कि MLTA होगा, उसके बाद जो है 11 माइनस 31, केवल आपको ये पावर उसमें चढ़ा दें, मतलब ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो Q0 क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज हो जाएगा, F जो है वो फोर्स हो जाएगा, इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन अपॉन कूलाम निकल के आएगी, डायमेंशन MLT -3 A इनवर्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा आपका कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है। तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगले नेक्स्ट पेज में क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको आगे फॉर्मूला जो है कि आपने आगे अभी पढ़ा था, E वेक्टर बराबर E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम F को देखें तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, Q जो है वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा, E वेक्टर आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट ये है, कोई एक पॉइंट ये है बिंदु A, और इससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु स्थित है, बिंदु B, ठीक है। और बिंदु A पर अगर हम देखें तो बिंदु A पर +Q कूलाम आवेश है, और बिंदु B पर +Q0 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने आपको बताई अभी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो r होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो वैद्युत बल होगा वो वैद्युत बल यानी कूलाम के नियम से क्या होगा, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान r स्क्वायर, ठीक। यहाँ से ये हो गया। उसके बाद अगर हम यही वाला जो है फॉर्मूला कूलाम के नियम से जो हमें बल प्राप्त हुआ है, ये फॉर्मूला इसमें रख दें, ठीक है। तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फॉर्मूला प्राप्त होगा जो कि ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे k परावर्तनांक भी ऐड कर देते हैं। ये जो ऐड की मतलब फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान r स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों क्या है, एक आवेश हो जाएगा, r जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ये फॉर्मूला कूलाम के नियम से हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी
से प्राप्त हुआ। तो इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्साइलम नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला क्यू नॉट आपका हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें तो क्यू नॉट ऊपर भी है और क्यू नॉट नीचे भी है, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे आगे E बराबर 1/4 पाई एप्साइलम नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अभी डायरेक्ट इस स्लाइड में जो है आपका लिखा हुआ था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, एक ये कूलाम के नियम से जो F फोर्स लगा हुआ है उसके थ्रू जो है कि अगर हम देखें तो एक नया फार्मूला प्राप्त होगा हमें, लेकिन कैसे प्राप्त हुआ ये आपको हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं आपके Q और Q नॉट, ये किसी न किसी एक मीडियम में रखे होंगे और वो मीडियम हमारा क्या रहेगा, जो मीडियम होगा उसका परावैद्युतांक हमारा K होगा और इसीलिए यहाँ पे K डिफाइन किया गया है। और फिजिक्स की पहले लेसन के पहले पार्ट में यानी हमने आपको कल बताया था कि ऐसा है K का मान जो है वो धातुओं के लिए इन्फिनाइट होता है, एयर और वैक्यूम यानी हवा और निर्वात के लिए 1 होगा और किसी अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पे जो ये परावैद्युतांक K रखा हुआ है ये मीडियम के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि बहुत सारे आवेश अलग अलग रखे हों, किसी भी एक माध्यम में बहुत सारे आवेश अलग अलग कुछ दूरियों पर रखे हों और प्रत्येक आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इंडिविजुअल हो जाए कि पहला आवेश जो है वो Q1 है तो Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 हो जाएगी और दूसरा आवेश जो है चार्ज पार्टिकल जो होगा Q2 हो जाएगा और Q2 के लिए जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 हो जाएगी और तीसरा चार्ज पार्टिकल Q3 होगा जिसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, E3 हो जाएगी। इस प्रकार बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे होंगे और प्रत्येक चार्ज पार्टिकल के लिए हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंडिविजुअल होगी और इंडिविजुअल होने के कारण अगर हम इन सभी का क्या हो देखें, रिजल्टेंट देखें यानी परिणामी देखें कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मान लिया कोई एक प्लेस है और उस प्लेस में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल 10 या 20 या n चार्ज पार्टिकल रखे हों। ठीक है, और उन चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हम देखें तो उनकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिविजुअल होगी क्योंकि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल यानी प्रत्येक आवेशित कण अलग अलग तीव्रता का होगा यानी अलग अलग पावर का होगा। ठीक है, तो मान लिया पहला वाला 10 कूलाम का है, दूसरा वाला 20 कूलाम का है, तीसरा वाला 5 कूलाम का हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं और प्रत्येक आवेश का मान अलग अलग है तो इनकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी अलग अलग हो जाएगी। तो इन सभी का हम अगर रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट में हमारा ये होगा कि बहुत सारे जो आवेश रखे हुए हैं उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं सभी क्या हो जाएंगी, सभी ऐड हो जाएंगी एक दूसरे में। इसीलिए आपको इस पॉइंट में बताया गया कि अनेक आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योग होती हैं। तो सदिश योग का मतलब हो जाएगा कि जैसे ई वेक्टर, ये जो ई वेक्टर है ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा और रिजल्टेंट के बाद इक्वल कर दिया गया है पहले चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण, तीसरे चार्ज पार्टिकल के कारण E3 हो जाएगी, ये भी ऐड कर दी जाएगी प्लस डॉट 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 En वेक्टर। ठीक है, प्लस डॉट 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 En वेक्टर कि मतलब n चार्ज पार्टिकल हों। भाई हम ये तो कह नहीं सकते कि कितने चार्ज पार्टिकल फिक्स हैं। मान लिया हमने 10 कर दिया और आपके न्यूमेरिकल में आ गया 20 चार्ज पार्टिकल के लिए या फिर जो है 15 या 5, तो इसीलिए n कर दिया गया कि n मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ना लेकर नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे जो आवेश होंगे उनके कारण तीव्रताएं अलग अलग होंगी आपकी। ठीक है, तो ये बात आपको बच्चों क्लियर है।
ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और ये सारी नोट्स जो हैं ये आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी नोट्स जो हैं मिल जाएंगी। जितनी भी क्लासें इंडिविजुअल दी जाती हैं डेली बेसिस पे आपकी टेलीग्राम पर आपकी नोट्स जो है वो हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए घर पर, नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल से हमारे मिल जाएंगी और उसके बाद जो है आराम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को जो है ऑन कर दीजिए कि हमारी क्लास जैसे ही पढ़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप लोग समय पर क्लासेस ज्वाइन कर लें और आप अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आपकी, तो वो जो है कि वैद्युत बल रेखाएं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई नहीं पड़ती, ना इलेक्ट्रिक फोर्स हम देख पाते हैं, केवल इनको महसूस कर पाते हैं, ठीक है। कि जब इनके कांटेक्ट में किसी भी चार्ज पार्टिकल कांटेक्ट में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या ह्यूमन बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो फील करता है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथकृत धनावेश गति करता है, ठीक है। और वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का निरूपण वैद्युत बल रेखाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो निरूपण होगा वो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ये अभी हमने वैद्युत क्षेत्र में आपको बताया था कि जैसे मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है +Q कूलाम का, और यहाँ से ये डैश डैश लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये डैश डैश लाइन आपको जो दिखाई पड़ रही हैं यही क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी? ध्यान से समझना, हमने पहले पार्ट में फिजिक्स के पहले लेसन के उसमें यानी कल वाली क्लास से ही हम आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की ओर होंगी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से डायरेक्शन अंदर की ओर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया, इसका मतलब इनकी डायरेक्शन भैया बाहर की ओर होंगी आपकी, ठीक है। ये बाहर की ओर हो गई, ठीक। अब एक बात ये समझिए आप कि इसका जो क्षेत्र होगा यानी एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा किसी अदर ऑब्जेक्ट से या अदर पार्टिकल पर वो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इसका अगर हम एरिया देखें तो ये इतना एरिया एक्सपैंड कर रही हैं ये, और ये एरिया जो बना रही हैं ये एरिया क्या कहलाएगा? आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये एरिया क्या कहलाएगा? ई वेक्टर होगा। ये एरिया क्या होगा? ई वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं आपको बताया गया अभी, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं बल रेखाओं के आधार पर हम वैद्युत क्षेत्र का निरूपण करते हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसका एरिया कितना एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसका एरिया जो है वो डिपेंड किस पर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उन पर डिपेंड करेगा कि कितना एरिया आपका बन रहा है और कितनी तीव्रता से ये जा रहे हैं। इनकी तीव्रता के आधार पर ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तीव्रता पर हम आपको जो फोर्स फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा, वो फोर्स कितनी तीव्रता से आ रहा है, कितने न्यूटन का लग रहा, वो भी इन पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। अगर हम इनके गुण की बात करें यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमने आपको देखिए बताया है कि ये इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये किस प्रकार से चलेंगी। तो क्या इस फिगर में जो हमने आपको बताया है कोई भी वैद्युत बल रेखा किसी दूसरी बल रेखा को काट रही? नहीं काट रही, एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिविजुअल हैं। इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगी? स्वतंत्र होंगी और एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्लियर हो गया फिगर में, ठीक है। ये धनावेश से निकलती प्रतीत होती हैं, बिल्कुल सही बात भाई, फिगर में हमने आपको बताया है कि ये देखो धनावेश से निकलती हुई, मतलब इनकी डायरेक्शन बाहर की ओर जो होगी, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही। अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज में यही सेम प्रोसेस होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की ओर होगी। ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ऐसा लगा ना कि माइनस क्यू कूलाम रखा हुआ है तो अंदर की ओर जा रही हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज में बाहर की ओर और ऐसे में अंदर की ओर हो रही हैं। तो इसका मतलब देखें अगर, तो ये सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही और इसमें विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताया गया है कि ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तथा ऋणावेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला है, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं, बिल्कुल सही बात। जैसे इसमें हम देखें तो ये बाहर की ओर निकल रही हैं और इनके बिंदु पर, मतलब किसी भी पॉइंट पर एक स्पर्शी अगर हम खींच दें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करेंगे, और वैद्युत क्षेत्र कितना एक्सपेंड कर रहा है ये भी यही डिसाइड करेंगे कि एक कर्व अगर हम खींच दें, एक कर्व बना दें, तो ये कर्व ही क्या करेगा, इसके एरिया को मतलब प्रदर्शित करेगा। जैसे ये कर्व हमने बना दिया तो यहाँ से इतना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि ये परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, ये धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती तथा ऋणावेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती। इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको आज की हमारी क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में कर दिया करें कि ऐसा है, ये डाउट हमें, तो आपको डाउट क्लासों में वो चीज़ बता दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग और उसके बाद हमें अच्छा रिजल्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज की क्लास आपको वेल तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए जो है, कोई इशू नहीं है, ओके।